नेफ्रो, हाँ जी, नेफ्रो से सबको डर तो नहीं लगता, परेशान तो नहीं है कि नेफ्रो पता नहीं कितनी मुश्किल होगी या क्या सीन है? बहुत डर लगता है नेफ्रो से। ओके, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नेफ्रो हम जो है वो इजी 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 करके कर लेंगे, मतलब नेफ्रो इज नॉट। इंशाअल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ओके जी, ओके जी, ओके जी। Which hormone causes smooth muscle constriction in arterioles? किसी के पास लेटेस्ट अगर रफ़ीउल्लाह है तो प्लीज़ वो शुरू कर दें, उसको वो शेयर कर दें यहाँ पे। रफ़ीउल्लाह अगर पीडीएफ में है तो प्लीज़ शेयर कर दें, so that everyone can see what we are studying. पीडीएफ किसी के पास नहीं है? लेटेस्ट रफ़ी का पीडीएफ प्लीज़ शेयर करें so that we can continue. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर आइना शेख, थैंक यू सो मच। ओके सर, आप लोगों ने इजी पीजी होके बस मुझे मेरी बातों को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू गाइस विल बी कंफर्टेबल इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ये देखने में ज़रूर वो लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा हवा है और पता नहीं क्या है। ये जो पीडीएफ है इसको जूम कर लें और मेरी आवाज़ सुनते जाएं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएं। ठीक है, ईजी हो गया। So this is basically first point is which hormone causes smooth muscle constriction in arterioles? तो ADH। अच्छा, मुझे आप लोगों को ये 5 हार्मोन्स पढ़ाने हैं। कौन कौन से? एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, ADH, ANP, BNP। ठीक हो गया, ये 5 हार्मोन्स पढ़ाने हैं। ओके, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई हमारे पीछे कोई ट्रेन नहीं छूट रही, हमने आराम आराम से इन हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इजी। सबसे पहले हम करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जब आप रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम करेंगे तो आप लोगों को एल्डोस्टेरॉन और एडीएच का थोड़ा बहुत जो है वो एंजियोटेंसिन का, सॉरी, एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सही है, उसके बाद हम एल्डोस्टेरॉन को देख लेंगे, तरतीब से करते जाएंगे ना। फिर हम एडीएच को देख लेंगे और एंड पे एएनपी और बीएनपी को देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये टेबल जो है वो आसान हो जाएगा। डायरेक्टली इस टेबल को आप लोगों ने जंबल नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने पहले मेरी बात सुननी है, उसके बाद हम टेबल को, लाइंस को रीड करेंगे तो वो इजी हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल you just have to think what is what is renin angiotensin aldosterone system. ठीक है, what is रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम? रास क्या होता है? रास क्या होता है? तो अगर ना कोई बहुत ही काबिल बंदा आपसे पूछे कि रास क्या होता है, तो आपने एक वर्ड में उसको जवाब देना है कि वो सिस्टम जो बीपी को इंक्रीज करता है वो रास होता है। अच्छा, मतलब ये एक वर्ड वाली बात हो, एक लाइन वाली बात होगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखो मैं कितना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, of renin-angiotensin-aldosterone system, of renin-angiotensin-aldosterone system is all the time it wants to increase BP. Is all the time it wants to increase BP. Okay. यानी जब भी ये एक्टिवेट होगा ये बीपी को इंक्रीज करेगा, जब भी ये एक्टिवेट होगा ये बीपी को इंक्रीज करेगा, जब भी ये एक्टिवेट होगा ये बीपी को इंक्रीज करेगा। याद हो रही है चीजें? ओके, ओके, गुड। बट माय क्वेश्चन इज, ये एक्टिवेट कब होगा? हाउ विल बी, हाउ इट विल बी एक्टिवेटेड? ये एक्टिवेट कब होगा? मैंने 3 बार बोला व्हेन एवर इट इज एक्टिवेटेड इट इंक्रीजेस बीपी, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा? व्हेन एवर द बीपी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज्ड। जब भी एक बंदे का बीपी लो होता है, बंदा हाइपोटेंशन में जा रहा होता है, तो ये
एक्टिवेट होता है और ये करता क्या है, ऑल द टाइम इट वांट्स टू इंक्रीज बीपी। इजी है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि जब बीपी कम होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और बीपी को ज्यादा करेगा। इधर तक तो सबको समझ आ जाती है कि इसने बीपी को इंक्रीज करना है, लेकिन मसला पता है कहाँ आता है, मसला पता है कहाँ आता है, मसला यहाँ आता है कि कैसे इंक्रीज करना है, ये समझना है हमने। चलो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बीपी कम हो तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। बीपी कम हो तो उसका मतलब क्या है, हाइपोटेंशन। इसके अलावा दो फैक्टर्स और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्रिगरिंग फैक्टर है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के। वो कौन कौन से, वो होते हैं हाइपोटेंशन के साथ हाइपोनेट्रीमिया। बिल्कुल डॉक्टर ज़ारा फिशा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटेंशन के साथ हाइपोनेट्रीमिया, और हाइपोनेट्रीमिया के साथ होता है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन वाया बीटा 1। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन वाया बीटा 1। सो तीन ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो गए, डिक्रीज बीपी, हाइपोटेंशन, डिक्रीज सोडियम, हाइपोनेट्रीमिया, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन बीटा 1। क्लियर, इधर तक सारे क्लियर है? ओके थोड़ा आप लोगों के नॉलेज को और इंक्रीज करूं, इधर थोड़ा आप लोगों को और चीजें सिखाऊं। अच्छा, जो किडनी होती है ना, किडनी, उसमें ग्लोमरुलस होता है। ग्लोमरुलस क्या होता है, ग्लोमरुलस क्या होता है, अभी तक सिर्फ हमने एक ही पॉइंट किया है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट कब होगा, जब बीपी कम होगा, सोडियम कम होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, तो रास एक्टिवेट होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि रास जब एक्टिवेट होता है तो उसमें बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है। तो जो ग्लोमरुलस होता है ना, किडनी के अंदर एक ग्लोमरुलस होता है, वो होता है टफ टफ कैपिलरीज। तो ए फॉर एफरेंट, ए फॉर अराइवल। सो एफरेंट से ब्लड ब्लड जो है वो अराइव होता है उस ग्लोमरुलस में, और ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट। तो इफरेंट से जो ब्लड है वो एग्जिट करेगा ग्लोमरुलस से। इधर तक सारे क्लियर है, इधर तक सारे क्लियर है? ओके ओके ओके। अब लोगों ने सिर्फ मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगी एक चीज, ठीक है? ओके, जस्ट लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी। ए फॉर प्लीज अपना थैंक यू। ए फॉर एफरेंट, ए फॉर अराइवल। तो एफरेंट में क्या होता है, अराइवल होता है। और ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट। इफरेंट से क्या होता है, एग्जिट होता है। तो सेंटर में क्या चीज है, ये देखो, अराइवल एग्जिट, अराइवल एग्जिट, अराइवल एग्जिट, अराइवल एग्जिट। सही है, जिनको मैं नहीं नजर आ रहा वो सिर्फ ये देखें कि एक कान अपना पकड़े तो कहीं उस कान से आता है अराइव, और एक कान पकड़े तो उधर से कहीं जाता है एग्जिट। एफरंट अराइव, एफरंट एग्जिट। और सेंटर में अपना, सेंटर में अपना मुंह Marvelous. को हिलाएं तो आप लोगों को पता चल जाएगा डेड डेड फेस इज ग्लोमरुलस, डेड फेस इज ग्लोमरुलस, राइट? ओके सर, ओके सर। इफ डेड फेस इज ग्लोमरुलस तो प्लीज माइक ऑफ रखें। If that face is glomerulus, just on the side of glomerulus, few cells are present called as juxtaglomerulus. Juxta जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है on the side. So juxtaglomerulus cells होते हैं वो पड़े होते हैं ग्लोमरुलस के बिल्कुल साइड पे। तो उन्हें क्या हम कहते हैं प्यार से, जेजी सेल्स, जेजी सेल्स, juxtaglomerular cells। ठीक है, juxtaglomerular cells, ठीक है? अच्छा, ये सेंस किस चीज को करेंगे, जो ट्रिगरिंग फैक्टर थे रास के, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, उसको ये सेंस करेंगे और ये रिलीज करवाएंगे रेनिन इन द ब्लड। फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू, रेनिन को ब्लड में रिलीज कौन करवाती है, जेजी सेल्स इन द किडनी, जेजी सेल्स इन द किडनी। क्लियर हो गया? सो रेनिन जब ब्लड में आएगा तो रेनिन क्या करेगा, रेनिन, रेनिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग। रेनिन जो है वो जिगर पे एक्ट करेगा। जिगर जो है वो एक बेसिकली लीवर जो है वो एक प्रोटीन बना रहा होता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो
रेनिन जो है वो इस एंजियोटेंसिनोजिन को सिन में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। सही है। जिन इज एवरी जिन इज इन एक्टिव फॉर्म ना, तो जब एंजियोटेंसिनोजिन जो है जो इनएक्टिव फॉर्म है, जिस तरह पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होती है उसी तरह एंजियोटेंसिनोजिन भी इनएक्टिव है, वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो, अब ये देखें, ये एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो लीवर से प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 जो है वो भाग के लीवर के बाद जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होता है, एस होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, वो बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होगा वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क किस चीज़ के आ रहे हैं? सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, कोई चीज़ नहीं है। खुदारा, क्या हुआ है डॉक्टर साहिबा, आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है? खैर, अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, इसके दो फंक्शंस होते हैं। एक उसका होता है डायरेक्ट फंक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट फंक्शन। डायरेक्ट फंक्शन क्या होता है इसका? डायरेक्ट फंक्शन ये होता है कि ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। सो एंजियोटेंसिन 1 क्या है? पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये इसका डायरेक्ट एक्शन है। तो ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। और जब वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तो वहाँ पे बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वहाँ पे बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, जब ये बीपी को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में बीपी डिक्रीज था, जब रास एक्टिवेट हुआ एंड पे बीपी इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या हुआ? बीपी को मेंटेन इसने कर दिया। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया? बीपी को मेंटेन कर दिया, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर दिया। अच्छा, इनडायरेक्टली जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। ठीक है, इनडायरेक्टली जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा पे, और ये प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरॉन विच इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और वो रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम फ्रॉम द किडनीज, और इसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बेरो रिसेप्टर के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है और रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया वगैरह को ये लिमिट कर रहा होता है एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, आर यू पीपल क्लियर अबाउट एंजियोटेंसिन 2? अगर आप पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम देखें तो इसमें सबसे पहले रेनिन आता है, फिर एंजियोटेंसिन आता है, ठीक है, फिर एल्डोस्टेरोन आता है, और फिर पूरा सिस्टम बन जाता है। यानी तरतीब से, जो उसका रास का नाम है उसी तरतीब से सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब आप लोग अगर सिर्फ इस टेबल में एंजियोटेंसिन 2 वाली लाइंस को पढ़ें तो क्लियर है ये लाइंस? डॉक्टर मानूर फातिमा, आपने सिर्फ सर लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, प्लीज। हाँ जी, प्लीज अपना क्वेश्चन आप लोग बता दिया करें, मैं देख रहा होता हूँ। जब आप लोग सिर्फ क्वेश्चन मार्क कर देते हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों ने पूछा क्या। इनडायरेक्ट एक्शन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड पे होता है उसका। इनडायरेक्ट एक्शन सर मैं ये पूछ रही हूँ कि एंजियोटेंसिन 2 लिखा है ना बुक में, तो आप जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता रहे हैं, ये 1 का बता रहे हैं कि 2 का बता रहे हैं? भी 2 का। 1 तो कुछ करेगा ही नहीं ना, 1 ने सिर्फ लंग्स के पास जाना है और कन्वर्ट हो जाना है 2 में। ठीक है, मेन फंक्शन एंजियोटेंसिन 2 के तो कुछ नहीं है। 1 is only a form which is converted into 2, और इसको कौन कन्वर्ट करवाता है? वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट करवाता है। और वो कहाँ पे कन्वर्ट करवाता है? लंग्स में, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है विच इज एस, that is only given by pulmonary capillaries। ठीक है, ओके। सर ट्रिपल पॉइंट रिपीट कर दीजिए। मैंने कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? अच्छा, आप लोगों ने ना, आप काइंडली, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी मुझे सुनते जाना है। जब जब मैं ना एक टॉपिक पूरा कर लिया करूंगा ना, तो मैं 5 मिनट दिया करूंगा, उसमें मैं क्वेश्चंस ले लिया करूंगा, ताकि जो है ना सारों को
एक स्लोप के साथ समझ आती जाए, जहाँ पे नहीं आएगी वो आप लोगों ने मार्क कर लेना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली बात क्या है जी? अगली बात मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं पहले रास करवाऊंगा, उसके बाद एल्डोस्टेरॉन करवाऊंगा। अब व्हाट इज एल्डोस्टेरॉन? तो आप लोगों को पता है कि जो GFR निमोनिक आप सबने पढ़ा होगा, बड़ा मशहूर निमोनिक है GFR, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, सुना है ना ये लफ्ज, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, ठीक है, GFR, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलोसा है, ये सारे जोन्स होते हैं। किसके जोन्स होते हैं? गुर्दों के ऊपर, किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड्स के कोई मुझे बताएगा कितने पार्ट्स होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो छा गए हो। मैं आई वाज डेड श्योर कि आप लोग सारे जो है ना वो जाओगे 3 पार्ट्स पे, आप लोग उन्हीं को ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस बोलोगे, लेकिन गुड, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। अब इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला में से किसके वो 3 पार्ट्स होते हैं? GFR, ग्लोमेरुलोसा, कॉर्टेक्स। ओ छा गया, छा गया, ठीक है। सो कॉर्टेक्स इज कन्वर्टेड इनटू GFR, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, GFR। ओके, नाउ वी आर कंफर्टेबल। तो इसका एक निमोनिक है, द मोर डीपर यू गो द स्वीटर इट गेट्स। डेट मीन्स कि जो ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, वो क्या होता है? वो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड होता है, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। द मोर डीपर यू गो द स्वीटर इट गेट्स। तो सबसे पहले मिनरेलो कॉर्टिकॉइड आएगा ना, साल्टी आएगा। तो ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। फिर फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा में क्या आएंगे? फेसिकुलेटा में आ जाएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह। और रेटिकुलरिस में क्या आ जाएंगे? सेक्स हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, और जो मेडुला होता है उसमें कैटेकोलेमीन्स होते हैं, राइट, डन, डन। नाउ वी विल ओनली एम्फसाइज ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। उसमें क्या था? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन सा होता है जो मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है? डेट इज एल्डोस्टेरॉन, सही है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक। अब एल्डोस्टेरॉन जो होता है ना, आप लोगों ने सिंपल जो है ना इसको एल्डोस्टेरॉन, जब भी एल्डोस्टेरॉन आएगा ना आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में फ़ौरन से एल्डोस्टेरॉन के बारे में लेके आनी है। देखो इधर देखो, इधर देखो, एल्डोस्टेरॉन, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये प्रिंसिपल सेल्स है, ये इंटरकलेटेड सेल्स है। सो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करता है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, तो मिनरल को अब्सॉर्ब करेगा। कौन सा मिनरल? कौन सा मिनरल? डॉक्टर कायनात, आप अपनी स्क्रीन को वो ऑफ किया करें और फिर देखा करें, वो जो आप उसको जूम करके अब वो जो, अच्छा अब देखें जी, प्रिंसिपल सेल्स पे ये क्या करेगा? प्रिंसिपल सेल्स पे ये क्या करेगा कि ये सोडियम, आप नजर आ रहे हैं? मैं प्लीज ये माइक कौन ऑन कर लेता है? अच्छा, प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करके ये क्या करेगा? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। सोडियम के पीछे पीछे क्या फॉलो करता है? वाटर फॉलो करता है। सो सोडियम और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है प्रिंसिपल सेल्स पे। अभी मैं प्रिंसिपल सेल्स पे बता रहा हूँ। तो जब सोडियम और वाटर प्रिंसिपल सेल्स पे रीअब्सॉर्ब करवाएगा, तो अच्छे लोग क्या होते हैं? जब कोई तोहफा लेते हैं तो तोहफा देते भी हैं। सो दो चीज़ें अगर इसने रीअब्सॉर्ब करवाई हैं तो दो चीज़ें ये एक्सक्रीट भी करेगा। तो प्रिंसिपल सेल्स पे ये एक चीज़ का एक्सक्रीशन करता है, वो क्या है? पोटाशियम। वो क्या है? पोटाशियम। और इंटरकलेटेड सेल्स पे, अभी सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरकलेटेड सेल्स पे बता रहा हूँ,
ये एक चीज को एक्सक्रीट करेगा, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। अच्छा, तो कोई मुझे बताएगा कि हाइपरकैलेमिया जो है वो इसको स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को या इनहिबिट करेगा? एनीवन विद दिस कॉन्सेप्ट? Stimulate. अमेजिंग, अमेजिंग। क्यों स्टिमुलेट करेगा? क्योंकि ये पोटाशियम को एक्सक्रीट करने वाला हार्मोन होता है, क्योंकि ये पोटाशियम को बाहर निकालने वाला हार्मोन होता है, तो इसलिए हाइपरकैलेमिया विल स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन। ठीक है, डन सर, ठीक है। नाउ इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, तो अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को एडिशन इधर करवाऊंगा। सही है। सो ये बात आप लोगों को ज़हन में रह जाएगी कि ये रिस्पॉन्ड करता है हाइपरकैलेमिया को बाय इंक्रीजिंग पोटाशियम एक्सक्रीशन। किस तरह मैंने बता दिया, प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करके। ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट फॉर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन क्या होता है? पोटाशियम आयन मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेटर होता है इसका। ठीक है। जब भी हाइपरकैलेमिया होगा तो एल्डोस्टेरोन आएगा और पोटाशियम को एक्सक्रीट करेगा। अच्छा, अच्छा। अब जनाब हमने कुछ चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है इधर कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन कर रहा था? Ras. रास, एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली। एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ECF वॉल्यूम को। ECF वॉल्यूम, do you people know about what is ECF, what is ICF, what is total body volume? याद है? अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि जो टोटल बॉडी वाटर होता है ना वो होता है 42 लीटर्स। उसमें से आई वाला हमेशा ज़्यादा होगा, यानी 28 लीटर्स होगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और 14 लीटर्स होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो थोड़ा होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें भी आई वाली चीज़ ज़्यादा होगी, यानी इसमें 10.5 होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और 3.5 होगा प्लाज्मा। ठीक है। अच्छा, अब हमने बात करनी है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कितना था? 14 लीटर्स, जिसमें कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं? प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है, ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है, ये क्या कर रहा था? ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था। ठीक है। तो जब ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा तो उससे क्या क्या चीज़ों को ये रेगुलेट करेगा? ये रेगुलेट करेगा सोडियम कंटेंट को, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था। सही है। और रेगुलेट करेगा ECF के वॉल्यूम को, क्योंकि ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था। ठीक है। तो ये सोडियम और वाटर, ठीक है, दो चीज़ों का इसमें इसमें रोल होगा। ये रेगुलेट कर रहा होगा ECF वॉल्यूम को एंड सोडियम कंटेंट को। और ये आता कब है? जब लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स होती हैं, वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला। क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? इजी। सो हु विल रेगुलेट ECF वॉल्यूम? ECF वॉल्यूम को रेगुलेट कौन करेगा? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। आई एम जस्ट सेइंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। और वॉल्यूम की बात हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी की नहीं बात हो रही, कि ऑस्मोलैरिटी जो है उसकी बात नहीं हो रही, वॉल्यूम की बात हो रही है। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ADH वाटर से रिलेटेड है तो वो वॉल्यूम के लिए होगा, और जो है एल्डोस्टेरोन जो होता है वो आयन से रिलेटेड है तो वो ऑस्मोलैरिटी के लिए होगा। नो, नेवर एवर थिंक अबाउट दिस। जो ECF वॉल्यूम होता है उसको रेगुलेट करने वाली चीज़ एल्डोस्टेरोन होती है, क्योंकि सोडियम के पीछे पीछे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर।
अच्छा, व्हाट नेक्स्ट सर? अब हमारे कौन से रह गए? ईडीएस रह गया। अच्छा, क्या ऐसे हो सकता है कि मैं इसी के साथ एल्डोस्टेरोन के साथ इसकी पैथोलॉजी भी करवा दूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना? इज दिस पॉसिबल? ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं लग जाएगा कि पता नहीं सर ये क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो गुड, क्योंकि अभी अभी आप लोगों को मैं करवा दूंगा ना, तो फिर आप लोगों को आगे ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी फिजियोलॉजी की है। ठीक है, तो इसके साथ ही इसकी पैथोलॉजी भी कर लेते हैं, इसके साथ इसकी पैथोलॉजी भी कर लेते हैं, इसके साथ ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म भी कर लेते हैं। अच्छा चलो, अब देखें, अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होगा, अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत 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 ज़्यादा बन जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? चलो छोड़ो उसको क्या कहेंगे, पहले ये बताओ कि अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होगा तो सोडियम का लेवल बहुत क्या होगा? सिर्फ ये बताना। नॉर्मल। ये किसने नॉर्मल बोला? हाइपरनेट्रीमिया। नॉर्मल किन्होंने बोला है? ये नॉर्मल वाली गलती किसने की है? नॉर्मल किन्होंने बोला है, प्लीज मुझे बताएं तो सही। ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करेगा ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिन्होंने नॉर्मल बोला है ना, उन्होंने सिर्फ सही बताया है, बाकी जो है किसी ने सही नहीं बताया। ठीक है अब बात पता है क्या, अभी मैं ये प्रूव भी करूंगा कि वाई नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अब जो सोडियम लेवल्स होते हैं ना, वो होना चाहिए इंक्रीज, क्योंकि डेफिनेटली एल्डोस्टेरोन आएगा वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा। सारे यही सोच रहे हो ना, एल्डोस्टेरोन आया, बहुत ज्यादा बना, और उसने क्या किया, उसने सोडियम को इंक्रीज कर दिया। अभी इसी पॉइंट पे रहना है। अच्छा, पोटाशियम को क्या होगा? बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक होंगी, पोटाशियम को क्या होगा? डिक्रीज। यस, क्योंकि पोटाशियम तो एक्सक्रीट होना है तो वो डिक्रीज होगा। हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया, गुड। और हाइड्रोजन के लेवल को क्या होगा? वो भी डिक्रीज, वो भी डिक्रीज, क्योंकि प्रिंसिपल इंटरकलेटेड सेल्स पे हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होनी थी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हाइड्रोजन कम हुआ तो एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस? सारे एसिडोसिस कह रहे हैं। वो भाई हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो अल्कलोसिस होगा। अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, तो इसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्या कहूंगा? हाइपोकलीमिक अल्कलोसिस, हाइपोकलीमिया और उसके साथ अल्कलोसिस। क्लियर होगी ये बात? हाइपोकलीमिक अल्कलोसिस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी ये सारी आपकी फिजियोलॉजी चल रही है और उस पर हम पैथोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करना है कि सोडियम का लेवल जो है वो नॉर्मल या स्लाइटली एलिवेटेड होता है, वाई ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं होता? ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म, ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म। ठीक है, एस्केप मैकेनिज्म की वजह से। अच्छा, अब एस्केप मैकेनिज्म क्या है अभी करते हैं। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज्यादा किया है, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोन सिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? कोन सिंड्रोम। ठीक है, कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम, ये ना रफ़ी में एक जगह पे ये सारे सिंड्रोम्स दिए हुए हैं, उधर मुझे आपने दोबारा नहीं कहना कि दोबारा पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि तब तक आप लोगों ने ये कर लिए होंगे। वो मेरे ख्याल से उसमें दिए हुए हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। ठीक है, एंडो में। तो बहरहाल ये होगा कोन सिंड्रोम। अच्छा, व्हाट इज एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म? So we can easily understand escape mechanism.
बाय सिंपली डूइंग दैट कि जो कोन सिंड्रोम होता है ना उसमें एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बनता है। किसी बंदे ने नहीं मुझे पूछा कि सर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा क्यों बनता है, क्योंकि कोन सिंड्रोम में यूजुअली एड्रीनल का ट्यूमर हो जाता है, और जब एड्रीनल का ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन होने लग जाती है। ठीक है, और ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ये प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करता है और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है। यही पढ़ा है ना आप लोगों ने, सोडियम जब इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा बीपी। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा स्टोरी में ट्विस्ट, यहाँ पे क्या आएगा स्टोरी में ट्विस्ट। मैंने आप लोगों को अभी एक बात पढ़ाई थी कि प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम कौन करवाता है, प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम कौन करवाता है, रेगुलेशन एंजियोटेंसिन 2। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो अब गौर से उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जब सोडियम बहुत ज़्यादा होता है तो इंक्रीज हो जाता है बीपी, जब इंक्रीज बीपी हो जाता है तो वाटर जो होता है वो टिश्यू से बाहर आना शुरू हो जाता है इनटू द ब्लड और ईसीएफ, जिसकी वजह से ईसीएफ का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ईसीएफ का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। अब मैं वही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाई प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। सही है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वाटर जो है वो टिश्यू से निकल के ब्लड में और ईसीएफ में आ रहा होगा। ये बेसिकली फिजियोलॉजी चल रही होती है कि ब्लड जो है वो बाहर 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 जो है वो उसमें वाटर जो है वो टिश्यूज़ में आ रहा होगा, टिश्यू से निकल के सॉरी ब्लड में आ रहा होगा। ठीक है, तो जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है तो अल्टीमेटली इट विल गो टू ईसीएफ। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पानी बहुत ज़्यादा है। अगर इधर तक किसी को नहीं समझ आई तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि आगे फिर ही समझ आएगी जब यहाँ तक समझ आई है। सिंपल, पानी जो है वो खींच खींच के टिश्यू से ईसीएफ में आ रहा होगा, ब्लड में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा वाटर है इसकी रेगुलेशन कैसे होगी, इसकी रेगुलेशन कैसे होगी, जो एक्स्ट्रा वाटर है ये हार्ट में जाएगा और हार्ट का वीनस रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब हार्ट का वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है तो वीनस रिटर्न बेसिकली वीनस ब्लड जो है वो कहाँ आ रहा होता है, एट्रिया में। ठीक है, एट्रिया में। तो एट्रिया जो होता है वो क्या करेगा, वो करवाएगा formation of या production of a hormone called as atrial natriuretic peptide ANP, ANP। ठीक है, atrial natriuretic peptide। अब जब ANP रिलीज होता है तो ANP will do what, अब देखो मैंने बोला natriuretic peptide यानी ये प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं ना, हार्मोन्स प्रोटीन ही होते हैं। तो ये प्रोटीन है जो नेट यूरेसिस करवाता है। तो नेट यूरेसिस का मतलब क्या है, यूरेसिस का मतलब है यूरन और नेट का मतलब है सोडियम, यानी ये सोडियम की एक्सक्रीशन करवाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा सोडियम है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा यूरन में। ठीक है, तो मुझे अब आप लोग स्टोरी का स्टार्ट बताओ कि एल्डोस्टेरोन ने क्या किया था, एल्डोस्टेरोन ने क्या किया था, प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करवाई थी ना। प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, सारों ने चैट बॉक्स में जवाब देना है। और सोडियम को ज़्यादा किया था, तो जितना उसने सोडियम को ज़्यादा किया था ड्यू टू दिस एस्केप मैकेनिज्म, उतना सोडियम जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा और इसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। और यही कॉन्सेप्ट है प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम, प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम जो है वो एल्डोस्टेरोन करता है, तो एल्डोस्टेरोन करता है। प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है। समझ आ गई है, याद रह जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दोबारा बता देता हूँ, अब गौर से सुनना, दोबारा बता रही हूँ। कोन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ड्यू टू एड्रीनल ट्यूमर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बनता है। एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन ज़हन में लाओ। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, एल्डोस्टेरोन ने प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है।
और जब ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सोडियम और इंक्रीज बीपी होगा। जब इंक्रीज सोडियम और इंक्रीज बीपी होगा तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। जब इंक्रीज सोडियम और इंक्रीज बीपी होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो टिश्यू से ब्लड में आएगा, ब्लड से ईसीएफ में, ठीक है, डेफिनेटली। और ईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब ईसीएफ का वॉल्यूम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है ये हार्ट में जाता है और उधर वीनस रिटर्न को ज़्यादा कर देता है। जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एट्रिया पे स्ट्रेच पड़ता है और एट्रियल नेट यूरेटिक पेप्टाइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, एएनपी। एएनपी जो होता है वो नेट यूरेसिस करवाता है, यानी एक्सेसिव सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवाता है। सो जितना सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ था ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन उतना सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा ड्यू टू एएनपी। तो इन शॉर्ट, ये नट शेल, ANP is antagonist to aldosterone। समझ आ गई? In this way sodium level is maintained। Done, done, done। So जब भी कोई पूछे what is aldosterone escape mechanism तो आप लोगों ने याद रखना है कि ANP is antagonist to aldosterone, ठीक है? This antagonism should be in your mind। Okay sir। अच्छा, अब अगर कोई पूछे इधर ही कि एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड कब प्रोड्यूस होगा तो आप लोग जवाब दे दोगे कि एट्रिया से रिलीज होगा और जब इंक्रीज वॉल्यूम होगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होगा। और ये प्रोड्यूस होके क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट कर देगा, एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट कर देगा, यानी वो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम था उसको ये इनहिबिट कर देगा। जिस तरह एट्रिया से एएनपी प्रोड्यूस होता है उस तरह वेंट्रिकल से भी एक पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बीटा नेट्यूरेटिक पेप्टाइड। बीटा नेट्यूरेटिक पेप्टाइड दोनों का सेम ही फंक्शन होता है, ठीक है, सेम ही फंक्शन होता है। ठीक है, सो आप लोगों को मैंने ये जो टेबल है इसमें एएनपी बीएनपी पढ़ा दिया, इसमें मैंने आप लोगों को एल्डोस्टेरॉन पढ़ा दिया। अभी मैंने आप लोगों को एल्डोस्टेरॉन की एक चीज़ बताई है कि जब एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होता है उसकी पैथोलॉजी। टेबल अब आप लोगों को इजी लगेगा, आई एम डेड श्योर। अदरवाइज ये टेबल जितना मर्जी रट्टा मार लो ये नहीं याद होता, इसको रट्टा फाय जितना मर्जी कर लो ये याद नहीं होगा जब तक इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग क्लियर नहीं करोगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि जिसको डर लगता है अगर वो मेरी बातें सुन लेगा, मेरी बातें समझ लेगा तो उसका ये जो किडनी का खौफ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है, कि एल्डोस्टेरॉन जब कम हो, जब एल्डोस्टेरॉन कम हो तो उसको क्या कहेंगे। ये तो था ना एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है, जब एल्डोस्टेरॉन कम हो तो बल्कि उस वक्त होगा क्या, पहले बस इतना बता दो उस वक्त होगा क्या। नॉर्मल एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन माइंड में लाओ और फिर मुझे बताओ कि उस वक्त सोडियम को क्या होगा, पोटाशियम को क्या होगा और वाटर को क्या होगा और हाइड्रोजन को क्या होगा। ठीक है, तो जब एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है यानी एड्रीनल ग्लैंड का जो ये ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा होता है ये कम होगा, तो एल्डोस्टेरॉन कम है तो क्या सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्या सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, नहीं होगी। अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या उसके साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, नहीं होगी। तो डेट मीन्स उसमें क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, पहला फंक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, तो अगर ये नहीं होगा तो क्या पोटाशियम एक्सक्रीट होगा, नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। अच्छा, हाइपरकैलेमिया होगा। और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होगी, नहीं होगी, हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस होगा। सो हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया and acidosis, all of these things are related to adrenal insufficiency called as Addison's disease,
ठीक है, एडिसन्स डिजीज। तो मैंने इसको इसमें एक चीज और याद की हुई थी, वो इस तरह से कि एडिसन में क्या होता है, हाइपरकलीमिया। तो जब काला हाइपर हुआ होता है तो उसका रंग भी बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, काला रंग और ज्यादा चमकता है, तो इसमें इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होती है। सही है, हाइपरकलीमिया, हाइपर काला। ठीक है, तो जब हाइपरकलीमिया होता है एडिसन में तो उसमें इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होती है, इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होती है। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, मेलानिन वाले पिगमेंटेशन करीब ही होता है ना, मेलानिन। अच्छा, सो आफ्टर डूइंग दिस थिंग कि व्हाट इज कोन सिंड्रोम एंड व्हाट इज एडिसन डिजीज, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, विच इज एडीएच। अभी तक सारे कंफर्टेबल हैं इन सारी चीज़ों में? प्लीज़ मुझे कोई क्वेश्चन है? कुछ लोग जो है वो इधर थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, क्या हुआ है? मेलानिन हाइपोटेंशन, अच्छा, ड्यूरिंग इनसफिशिएंसी। हाँ जी, ड्यूरिंग इनसफिशिएंसी डॉक्टर जुनैद, इनसफिशिएंसी में ये सब कुछ होगा। एड्रीनल इनसफिशिएंसी में, जिसे एडिसन कहते हैं। एड्रीनल इनसफिशिएंसी इज कॉल्ड एज एडिसन, एडिसन इनसफिशिएंसी नहीं। एड्रीनल इनसफिशिएंसी इज कॉल्ड एज एडिसन। ठीक है, इधर एएनपी का कोई रोल नहीं है। एएनपी सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट होता है जब ईसीएफ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इधर उसका क्या काम होगा? ठीक है, ओके सर, ओके 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 जनाब। अब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रह गया, विच इज एडीएच। चलो एडीएच भी समझ लेते हैं। नहीं, वो कह रही है ये जो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन है वो इसी को ही कहते हैं, ये जो स्किन की ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है, उसी को ही एडिशन में होती है ये। अच्छा, थर्टी सेकेंड्स का ब्रेक लो, जरा रिलैक्स हो जाओ। और जो सामने आपकी टेबल है एडीएच। अच्छा, ओके सर, एडीएच को समझते हैं। यार आप लोग अपने क्वेश्चंस, ये इससे पहले क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी जस्ट मुझे सुनो ना, अभी बस चीज़ें करो जो मैं करवा रहा हूँ वो तो समझो कि किस तरह से करनी है। व्हाट इज एडीएच? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, एडीएच। व्हाट इज एडीएच? अच्छा, एडीएच कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सारे जवाब दें, चैट बॉक्स में जवाब देना है, किसी ने माइक नहीं ऑन करना। सारों के ज़हन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं आ रहा? डॉक्टर कशमाला के ज़हन में आया, डॉक्टर बासमा के ज़हन में आया, डॉक्टर रामीन के ज़हन में आया, डॉक्टर ज़ैनब के ज़हन में आया, डॉक्टर फ़िज़ा, डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर रबेल। ओके सर, जिन जिन के ज़हन में भी आया है ना, वो अपने ज़हन से इसको निकाल के बाहर फेंक दें, इसको जहन से निकाल के बाहर फेंक दें, उठा के बाहर फेंक दो। ठीक है, जिन जिन के ज़हन में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आया है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता। हाँ, ठीक है, सो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा। बेसिकली दो हार्मोन्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। ठीक है, दो हार्मोन्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। उसका निमोनिक है पोसा, पोसा,
ठीक है, व्हाट इज पोसा? पी फॉर, अब जो इसमें पहला लेटर मैं बोला करूंगा, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पी फॉर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, और ओ फॉर ऑक्सीटोसिन। सो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर से प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन, और एस से सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, और ए फॉर एडीएच। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर ऑफ हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है एडीएच। ठीक है, और ये दोनों स्टोर्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। क्लियर? बात पल्ले पड़ गई, बात समझ आ गई, कोई मसला? डन। ठीक है, पोसा भी याद हो गया, इजी हो गया। अच्छा सर, अगर ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है एडीएच, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीटिंग दिस, ADH is produced from hypothalamus, ठीक है, और हाइपोथैलेमस में भी किस जगह से? पोसा। P फॉर पैरावेंट्रिकुलर, O फॉर ऑक्सीटोसिन। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, और S फॉर सुप्रा ऑप्टिक, और A फॉर ADH। और जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, वहाँ से ADH प्रोड्यूस होता है, और ये स्टोर्ड हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सर अगर ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं, और स्टोर जो है ADH साहब जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हो रहे हैं, तो ये एक्ट किस पे करेंगे? एक्ट किस पे करेंगे? अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। ठीक है, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, तो आप लोगों को वो ट्विस्ट भी याद करवाता हूँ मैं, वो ट्विस्ट भी याद करवाता हूँ, CPSP का ट्विस्ट। ठीक है यार, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, आप लोग और ज़्यादा अपनी चीज़ों को कंफ्यूज ना करो। जो मैं बातें बता रहा हूँ चुप करके वो सुनो और अपने जहन में स्टोर करो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है उसको लिखो, एंड पे मैं कंफ्यूज जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन होगी उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिटेन भी करवानी है जो पेपर में आती हैं विद कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये एक्ट किस पे करता है? इसमें अब ये रट्टे वाली चीज़ है, इसको रटना है। उसको कैसे रटना है? उसको ऐसे रटना है, AD on CD, AD on CD। ADH हार्मोन है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो मैं हार्मोन लफ्ज़ को निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों ने याद रखना है AD on CD, AD on CD। ठीक है, AD किस पे एक्ट करता है? CD पे। CD स्टैंड्स फॉर कलेक्टिंग डक्ट्स। AD on CD, AD on CD। अच्छा, लेकिन अब इसका पूरा सीक्वेंस याद रखना है, उसका पूरा सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो AD on CD, सही है। अगर CD ऑप्शन में ना हो देन यू कैन चूज DCT। ठीक है, C के बाद D आ रहा है ना, तो फिर अब D को पहले ले आओ, DCT। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सो CD, AD on CD इज ग्रेटर देन DCT इज ग्रेटर देन, अगर फिर जो है वो आप लोगों ने एंड पे CCT को लेके आना है। सो सबसे पहले राइमिंग अपनी सेट करो, AD on CD ग्रेटर देन DCT ग्रेटर देन CCT। ठीक है, इसको राइमिंग बना लो, AD on CD ग्रेटर देन DCT ग्रेटर देन CCT। AD on C, मेरे साथ साथ बोलो, जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, जो भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, साथ साथ बोलो, AD on CD ग्रेटर देन DCT ग्रेटर देन CCT। डन डन। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने याद कर लिया है तो अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि ADH और एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करते हैं। ओह वेट अ मिनट, आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, सर आपने तो हमें सिर्फ ADH बताया है, तो आप फिर साथ कह रहे हैं कि आप लोगों को अब कंफ्यूज नहीं करेंगे ADH और एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये जो आप लोगों ने सीक्वेंस किया है ना, इसको एग्जैक्ट उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा एल्डोस्टेरोन। ADH का एग्जैक्ट उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा एल्डोस्टेरोन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। तो याद सिर्फ एक चीज रखनी है, याद सिर्फ एक चीज रखनी है, दोनों नहीं याद करने बैठ जाना। AD on CD ग्रेटर देन DCT ग्रेटर देन CCT, सिर्फ एक याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा, उसको पढ़ना भी नहीं है, वो आप लोगों को खुद ही ज़हन में आ जाएगा कि वो उल्टा था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, सो अभी तक हमने ये बातें की हैं सिर्फ कि ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, और एक्ट किस पे करता है। तो कोई मुझे बताएगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स के मेनली किन सेल्स पे एक्ट करता है?
कलेक्टिंग डक्ट्स पे मेनली किन सेल्स पे एक्ट करता है? प्रिंसिपल सेल्स। इधर भी प्रिंसिपल सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कॉमनली किस जगह पे एक्ट कर रहा था? कलेक्टिंग डक्ट्स पे ना। तो जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो वाटर को रीअब्सॉर्ब नॉर्मली नहीं कर रही होती, नॉर्मली वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही होती, ठीक है। सो वो वाटर को रीअब्सॉर्ब सिर्फ तब करती हैं जब एडीएच होता है। सो इस बात से वो वाली मेरी बात क्लियर होती है कि प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम कौन कर रहा होता है? एल्डोस्टेरोन कर रहा होता है, एल्डोस्टेरोन कर रहा होता है, क्योंकि जो एडीएच है वो कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है, और कलेक्टिंग डक्ट्स तो नॉर्मल सिचुएशन में वाटर को रीअब्सॉर्ब ही नहीं कर रही होती। क्लियर होगी वो बात? अच्छा अच्छा, डॉक्टर हमजा हम आते हैं, अभी उधर भी आते हैं। अच्छा, तो ये जो एडीएच है ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है बाय एक्टिंग ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। सो मैंने बोला कि कलेक्टिंग डक्ट्स आर नॉर्मली डू नॉट रीअब्सॉर्बिंग वाटर, बट दे ओनली एब्जॉर्ब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। नॉर्मली ये वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करती। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है इधर कि मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्प्शन अकर्स इन, छा गए हो यार सारे, छा गए हो, गुड। एडीएच है या नहीं है? मैक्सिमम की वाटर रीअब्सॉर्प्शन जो होती है ना, मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्प्शन वो पीसीटी में ही होनी है, पीसीटी में ही होनी है, एडीएच हो या ना हो, ठीक है, ठीक है। उसे कहते हैं ऑब्लिगेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स पे होती है, जो इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच होती है, उसे कहते हैं फैकल्टेटिव वाटर रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि वो फैसिलिटेट होती है बाय हार्मोन विच इज एडीएच, ठीक है। ओके सर, अगर ये बातें याद हो गई आप लोगों को, ये बातें, हाँ, खानदान का होनहार लड़का एडीएच। अच्छा, एडीएच का एक दूसरा नाम भी होता है, वो क्या होता है? वेजोप्रेसिन। ये वेसल्स को प्रेस करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को। ये क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। सो ये स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, और स्टिमुलेट जब होता है तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसका पावरफुल स्टिमुलेंट, जिस तरह एल्डोस्टेरोन का पावरफुल स्टिमुलेंट है ना पोटाशियम आयन, तो इसका पावरफुल स्टिमुलेंट जो होता है वो क्या होता है? दिल का खराब होना, दिल का खराब होना, नोजिया, नोजिया। जब भी दिल खराब होता है तो फिर एडीएच प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और एडीएच क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट्स, जिसे फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ठीक है, और ये क्या करता है? ये वेसल्स को प्रेस करता है, ठीक है, वेसल्स को प्रेस करके ये रिस्पॉन्ड करता है टू लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स, लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स। ये रेगुलेट नहीं कर रहा वॉल्यूम को, लेकिन लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स को रिस्पॉन्ड करता है बाय डूइंग वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो प्रेसिन है ये, ठीक है। और इसकी वजह से ये प्राइमरीली रेगुलेट करता है सीरम ऑस्मोलैरिटी को, सीरम ऑस्मोलैरिटी को ये प्राइमरीली रेगुलेट करता है, नॉट ईसीएफ वॉल्यूम, सीरम ऑस्मोलैरिटी को ये प्राइमरीली रेगुलेट करता है, सही है। जब भी सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है तो इसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सही है। जब इसकी सिक्रीशन इंक्रीज होएगी तो ये क्या करवाएगा? ये वाटर को ज़्यादा करवाएगा। यानी जब भी नमक ज़्यादा है ना, जब भी नमक ज़्यादा है तो ये पानी ज़्यादा कर देगा, ठीक है। जब भी नमक ज़्यादा है ये क्या करेगा? पानी ज़्यादा कर देगा, ठीक है, सिंपल। नमक ज़्यादा, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। नमक ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा मतलब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। सो ADH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑस्मोलैरिटी। बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर हमजा ने, ठीक है, डॉक्टर हमजा मुख्तार ने, ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि ADH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑस्मोलैरिटी। सो ये प्राइमरीली रेगुलेट करता है सीरम ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है।
ठीक है, और सीरम ऑस्मोलैरिटी से ये कम भी होता है। अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी कम हो जाए तो एडीएच भी कम हो जाता है। एडीएच रिलीजेस व्हाट, ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें रिलीज़ करता है यार, डेट इज़ वे बियॉन्ड योर, मतलब इस लेवल पे मतलब आप लोगों को वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि एडीएच ने क्या क्या करना है। वैसे मतलब फॉर योर नॉलेज ओनली, ठीक है। इसमें V2 रिसेप्टर्स भी होते हैं, मैं वो चीज़ें कंफ्यूज करेंगे आप लोगों को, मैं वैसे बता देता हूँ। इसमें V2 रिसेप्टर्स भी होते हैं, जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज़ करवाता है, सही है, वास्कुलर एंडोथेलियल सेल से, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन व प्लेटलेट एडिशन होती है, ठीक है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो उसको रिलीज़ करवाने में एडीएच का ही रोल है, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच भी करवाता है, ठीक है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड हियर, दे विल नॉट आस्क यू दिस। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी करें डॉक्टर तलहा, डॉक्टर हमजा जो मेरे साथ रिस्पांस दे रहे हैं क्लास में, मैं उनसे ही पूछूंगा, इसकी पैथोलॉजी करें, ठीक है, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर एडीएच बहुत ज़्यादा बने तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, उसको कहना क्या है वो छोड़ो, ये बताओ कि उस वक्त वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या कम होगी? बहुत ज़्यादा एडीएच बन रहा है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो यूरन डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा? यार छा गए हो आप सारे, बिल्कुल छा गए हो, छा गए हो, आ गए हो और छा गए हो, ठीक है। जब एडीएच बहुत ज़्यादा बनता है ड्यू टू सम ट्यूमर ड्यू टू सम, हाँ जी बिल्कुल, आई एग्री, एवरीवन इज अमेजिंग, माशाल्लाह, गुड टू गो। जब कोई स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, जब कोई ओट सेल कार्सिनोमा होता है लंग्स का, तो वो जो अबनॉर्मल मैस होता है वो अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एडीएच करवाता है, और जब अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एडीएच होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो जब वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर कंसंट्रेटेड, सुपर सैचुरेटेड यूरन इज प्रोड्यूस्ड। इसे कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीशन। सो मैंने बोला था कि ये क्यों होती है ज़्यादा, ये क्यों होती है ज़्यादा, ड्यू टू अबनॉर्मल मैस प्रोड्यूसिंग लंग्स, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ओट सेल कार्सिनोमा, तो इस वजह से ये उसका पैरानियोप्लास्टिक भी है, सही। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है या ओट सेल कार्सिनोमा है ये उसका पैरानियोप्लास्टिक भी है। बाज़ दफ़ा उन्होंने ना पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम पोस्ट के दोनों ऑप्शन में दिया होता है, स्मॉल सेल भी और ओट सेल भी, तो उधर आप लोगों ने स्मॉल सेल इज़ ग्रेटर देन ओट सेल याद रखना, ठीक है वैसे एक ही चीज़, लेकिन सीपीएसपी ऐसा कोई वो है ना, वो ही, ठीक है, कि ये एक ही ऑप्शन जो है वो दो बार दे देता है, ठीक है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन ओट सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट हो, अगर इसका अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट हो, यानी एडीएच यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन रहा है, अगर ये बहुत ज़्यादा कम बने तो यूरन डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा? एडीएच नहीं है, वाटर की रिजॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की रिजॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूरन में जाएगा तो वो डाइल्यूट यूरन होगा, सही है। तो इस कंडीशन को कहते हैं जब बहुत ज़्यादा एडीएच जो है वो नहीं होता, मतलब एडीएच की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, सही है, तो इसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसका कोई सेंट्रल कॉज भी हो सकता है, सेंट्रल कॉज से मुराद को ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये सारे जो है ये एडीएच वगैरह ब्रेन से हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहे थे ना, तो सेंट्रल कॉज भी हो सकता है, या फिर इसका नेफ्रोजेनिक कॉज भी हो सकता है, क्योंकि किडनी की बीमारी है जिसकी वजह से एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस होगी और डाइल्यूटेड यूरिन होगा, और ये सेंट्रल भी हो सकता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, और नेफ्रोजेनिक भी हो सकता है। क्लियर, एवरीवन क्लियर?
हाँ जी, इसको ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है कि डायबिटीज में यूरिन जो है वो ज्यादा आएगा, पोलीयूरिया, डाइल्यूट यूरिन। ओके सर सर। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में फिर कौन सा होगा? कौन सी कंडीशन में? डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो मतलब उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? जी, और मतलब फिर यूरिन में हमें क्या मिलेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन मिलेगा ना उसमें हमें? जब डिहाइड्रेशन होगी तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि बॉडी को आप रीअब्जॉर्ब करना है पानी को, और जब बॉडी को रीअब्जॉर्ब करना है वाटर को तो उस वक्त कंसंट्रेटेड यूरिन ही आएगा। अच्छा, आई गेस आप लोगों ने इधर सारी बातें जितनी भी हमने की हैं वो कर ली हैं डिस्कस, इसमें वो कोई भी नहीं है। एक आधा पॉइंट है कि जो IP3 वाला मैकेनिज्म होता है वो एंजियोटेंसिन 2 के लिए होता है, IP3 और डैग वाला, ठीक है। उसके अलावा हाँ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। इधर जितने भी मैंने हार्मोन बताए हैं तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को कौन इनहिबिट करेगा? एलिस्क्रिन। नहीं नहीं, वो तो ड्रग है, वो रेनिन इनहिबिटर एलिस्किरिन वाज ड्रग। ANP, मैंने कहा कौन सा हार्मोन, ये गौर से ओके चीज, सॉरी सॉरी मैं कौन सा हार्मोन, तो वो होता है ANP, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ANP का ऑप्शन नहीं होता, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका नेगेटिव फीडबैक भी होता है। एंजियोटेंसिन 2 का क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है। उसकी वजह से क्या होगा, ANP इज ग्रेटर देन एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। अच्छा जी, अगला पॉइंट आ जाए। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, टेबल हो गया, थैंक गॉड, दैट वाज अ माइलस्टोन। क्या डॉक्टर राबिया आप क्या कह रही हैं? सर रिलीज इमरान खान, सर ने इमरान खान को पकड़ा हुआ है। अच्छा जी, सर अल्फा इंटरकलेटेड वाला, अल्फा इंटरकलेटेड वाला। अच्छा, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। ADH सारा पानी ले लिएगा इसलिए कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। सर ACDH में यूरिन कंसनट्रेटेड क्यों होता है, डाइल्यूट यूरिन होना चाहिए ना। देखें डॉक्टर राबिया, गौर से सुने मेरी बात। जब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH होता है तो उसमें ADH बहुत ज़्यादा, ADH का काम क्या होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। सारा का सारा वाटर तो रीअब्जॉर्ब ADH कर लेगा। जब सारा वाटर जो है वो ADH रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो यूरिन में पानी जाएगा, नहीं जाएगा। तो यूरिन में जब पानी नहीं जाएगा तो यूरिन कंसनट्रेटेड ही होगा, ठीक है। हो गए सर, ठीक है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट इज मोल फ्रॉम मोल सोडियम reabsorption ग्रेटेस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो होती है उसको मैक्सिमम कौन करवाता है, तो उसको एल्डोस्टेरोन करवाता है। अब इसमें जो है उसने कुछ एक्शंस दे दिए हैं किडनी पे कुछ हार्मोन्स के, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन है, ADH है, एल्डोस्टेरोन है, ANP है, एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Very easy to understand. No need to. पैराथायराइड हार्मोन को कहते हैं फॉस्फेट प्रेशिंग हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन को क्या कहते हैं, फॉस्फेट प्रेशिंग हार्मोन,
फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉस्फेट को एक्सक्रीट करेगा। जब फॉस्फेट एक्सक्रीट होगी तो उसमें क्या होगा, फॉस्फेट का लेवल ये कम करेगा और कैल्शियम को ये रीअब्सॉर्ब करवाता है। कैल्शियम को ये क्या करवाएगा, रीअब्सॉर्ब करवाएगा। ठीक है, अच्छा अब ना दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है और उनको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में क्लियर रखना है। दो चीज़ें कौन सी, ठीक है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन होता है। ये तो आप लोगों को कभी भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन इज व्हाट, फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन, फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन। अच्छा अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये क्या करेगा कि ये हड्डियां नहीं होती, बोन्स, बोन्स जो होती हैं, बोन से कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और फॉस्फेट की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी हड्डियों से दोनों निकल रहे हैं, फॉस्फेट भी और कैल्शियम। अब जो फॉस्फेट होता है ना, बड़ी मजेदार बात है, और जो कैल्शियम है दोनों बोन से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो फिर फॉस्फेट का लेवल कम क्यों होता है? सवाल है कि फॉस्फेट का लेवल कम क्यों होता है। देखो देखो फॉस्फेट, इसको मैं इस तरह से बताता होता हूँ कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो माँ है और उसके दो बच्चे हैं, एक कैल्शियम है और एक फॉस्फेट है। ठीक है, जो कैल्शियम है वो उसका सगा बच्चा है और जो फॉस्फेट है वो बेचारा सौतेला, सौतेला। ठीक है, तो बोन से रीअब्जॉर्प्शन दोनों की होगी, कैल्शियम की भी और फॉस्फेट की भी। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होगी और फॉस्फेट की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन जो कैल्शियम है ना वो उसकी उसकी किडनी में, डीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। बोन से रिजॉर्ब हुआ और किडनी में वो रीअब्जॉर्ब हो गया, तो उसका लेवल इंक्रीज हो गया। लेकिन 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 जो फॉस्फेट है वो पीसीटी पे, पी से फॉस्फेट, पी से पीसीटी, उसकी रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फेट का रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन। ठीक हो गया, ये डायरेक्टली एक्ट करता है किडनी पे, बोन्स पे, और इनडायरेक्टली एक्ट करता है जीआईटी ट्रैक्ट पे। ठीक, ठीक है, समझ आ गई बातें जो मैंने समझाई? डन सर। सर डायरेक्ट अगर बोन पे करता है, इनडायरेक्ट जीआईटी पे, तो किडनी पे कैसा एक्ट करता है? डायरेक्ट, मैंने सिर्फ बोन नहीं बोला, मैंने कहा डायरेक्टली एक्ट ऑन किडनी एंड बोन्स। ठीक है, चलो ये सारों को कंफ्यूज कर रहा है पॉइंट, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसी पॉइंट को, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ जस्ट ट्राई टू लिसन दिस थिंग। मैं अब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगा, वही चीज़ बताऊँगा जो आप लोगों के इधर लिखी हुई है। जब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ आप लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं। चलो जस्ट ट्राई टू लिसन। पैराथायराइड हार्मोन इज फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन। ये हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को रीअब्सॉर्ब करेगा, हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को रीअब्सॉर्ब करेगा, लेकिन किडनी के अंदर ये क्या करता है, ये सौतेला बिहेव करता है विद फॉस्फेट। किडनी के अंदर जो होती है पीसीटी, वहाँ से ये फॉस्फेट को कहता है कि चल तू बाहर निकल। ठीक है, उसकी रीअब्सॉर्प्शन को कम कर देता है, और कैल्शियम को कहता है चल काका तू आ जा। काका मतलब कैल्शियम, कैल्शियम को ये अंदर ले लेता है, डीसीटी पे उसकी रीअब्सॉर्प्शन करवा लेता है। ठीक है, हड्डियों से दोनों को लेता है, दोनों की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, रिजॉर्प्शन करवाता है, लेकिन किडनी के अंदर एक को रख लेता है, एक को जाने देता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन। डन। किडनी और बोन पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट है और जीआईटी पे इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। हो गया सर। ये स्टिमुलेट करता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे भी। अच्छा, एडीएच जो है वो वाटर की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स पे, प्रिंसिपल सेल्स पे, वो ये ऑलरेडी कवर्ड दैट। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रिंसिपल सेल्स पे, वाटर को भी रीअब्सॉर्ब वहीं पे करवाता है, पोटाशियम को भी एक्सक्रीट वहीं पे करवाता है, और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाएगा इंटरकलेटेड सेल्स पे।
ये भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को हाथ बना के दिखाई थी, ठीक है, जिस तरह आशीर्वाद दे रहे होते हैं जस्ट लाइक डैट, वैसे मैंने करके दिखाया था, ठीक है, याद आया? हाथ ऊपर करके मैंने जिस तरह ओथ ले रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, वैसे ओथ वाले टाइम पे, ठीक है, ओथ। अच्छा, फिर ANP जो है, डेफिनेटली डॉक्टर आमिर, H+ निकलेगा तो अल्कलोसिस ही होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, फिर जनाब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, बल्कि ANP क्या करता है, ANP का मुझे बताएं। ANP ने क्या करना होता था, ANP ने क्या करना होता था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इंक्रीज वॉल्यूम होता है, जब भी इंक्रीज ECF वॉल्यूम होता है तो ANP आता है और ये नेट यूरेसिस करवाता है, नेट यूरेसिस करवाता है, यानी डिक्रीज सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, सोडियम जो है वो यूरिन में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, सोडियम जो है वो यूरिन में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन लेकिन आप लोगों को कुछ हार्मोन्स जो हैं उनके इफेक्ट्स याद करने हैं ऑन GFR, कुछ हार्मोन्स के क्या करने हैं, इफेक्ट्स याद करने हैं ऑन GFR, कि इन हार्मोन्स के इफेक्ट्स GFR पे क्या होते हैं, ठीक है, GFR क्या होता है और हार्मोन्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उनमें एक एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड भी है, वो GFR को इंक्रीज करता है। अच्छा, GFR को ये इंक्रीज कैसे करेगा, GFR को ये इंक्रीज कैसे करेगा, जो अराइवल वाला एफरेंट होता है, नो 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 नो, जो एफरेंट होता है, जब भी GFR इंक्रीज डिक्रीज आए ना, तो आप लोगों ने अपने माइंड में दो चीज़ें लानी है, या तो एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन होगी या ईफरेंट की कंस्ट्रिक्शन होगी। तो ये एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन करता है, सही है, एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन करता है, ठीक है। अच्छा, तो कोई मुझे बताएगा कि अगर एफरेंट की डायलेशन है तो और कौन सा हार्मोन है जो एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन में एक तो ANP होता है, दूसरा होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। डॉक्टर one of the one of the student is confusing this with adenosine, नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है, जो एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रीन है ना, ये एफरेंट आर्टरियोल्स पे एक्ट करते हैं, लेकिन ये एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लेस ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में जाएगा और वो डिक्रीज करेगा GFR, सही है। सो दो चीज़ें एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वो है एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रीन, एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रीन, और दो चीज़ें एफरेंट को डायलेट करती हैं, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन और ANP। प्लीज़ टेल मी कि ये बात क्लियर होगी आपकी। इस तरह से आप लोगों को GFR याद रहेगा, कौन GFR को ज़्यादा करता है और कौन कम करता है। ओके, मैं भी बताता हूँ, मैं भी करके बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगा। एक सेकेंड। Okay sir, let me show you guys so that you guys can easily understand this. इधर देखें, एफरेंट आ रहा है, एफरेंट जा रहा है, फोकस ऑन एफरेंट, ओनली एफरेंट आ रहा है,
सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आने वाले को डायलेट करोगे तो ग्लोमेरुलस, जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में होगा उतना ज़्यादा जीएफआर होगा। क्लियर? जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में होगा उतना ज़्यादा जीएफआर होगा। अगर एफरेंट को डायलेट कर दोगे, अगर एफरेंट को डायलेट कर दोगे तो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा आएगा या कम आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ग्लोमेरुलस में ब्लड क्या आएगा? एफरेंट डायलेट हो गया, ज्यादा ज़्यादा आएगा, तो जीएफआर ज़्यादा होगा। सो एफरेंट की डायलेशन विल इंक्रीज जीएफआर और एफरेंट की कंस्ट्रिक्शन विल डिक्रीज जीएफआर। लेकिन 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 इधर अगले अगले जो इफरेंट है, जहां से ब्लड निकलना है, उसको आप कंस्ट्रिक्ट कर दोगे तो जीएफआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जीएफआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये निकलने वाली जगह है, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज होगा, क्योंकि आप ब्लड को निकलने नहीं दोगे तो ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोमेरुलस में रहेगा। तो जब एफरेंट डायलेट होता है, इसको मैं डायलेट को यूँ शो कर देता हूँ, ठीक है? एफरेंट डायलेट होता है और एफरेंट को मैं यूँ शो कर देता हूँ, कंस्ट्रिक्ट होता है, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा आता है। ग्लोमेरुलस यूँ खुश होता है, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है। एफरेंट डायलेट है और एफरेंट कंस्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो जब ये दो कंडीशंस होती हैं तो ग्लोमेरुलस इज़ हैप्पी, जस्ट लाइक माय फेस। ग्लोमेरुलस इज़ वेरी हैप्पी कि यार वाह 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 वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, सही है, ब्लड बहुत ज़्यादा आ गया, जीएफआर ज़्यादा हो गया। ओके, नाउ आई विल जस्ट से फ्यू हार्मोन्स, फ्यू थिंग्स जो एक्ट करती हैं। अब मुझे बताओ, एफरेंट को डायलेट कौन सी दो चीज़ें करेंगी? एएनपी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजोडायलेटर होते हैं ना, और एएनपी, ये दोनों चीज़ें जो है वो एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट करेंगे। अच्छा, और एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट कौन करेगा? एंजियोटेंसिन 2। एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट कौन करेगा? एंजियोटेंसिन 2। सही है? नाउ यू अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड कि एफरेंट की डायलेशन कौन करवा रहे थे? एएनपी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और एफरेंट की कंस्ट्रिक्शन कौन करवा रहे थे? एंजियोटेंसिन 2। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा? जीएफआर ज़्यादा होगा, जीएफआर ज़्यादा होगा। अब जस्ट जस्ट आई एम रिमूविंग दिस एफरेंट, आई एम जस्ट सेइंग दिस एफरेंट। अगर एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट कर दोगे, अब एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या ब्लड यहाँ आएगा ग्लोमेरुलस में? क्या ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, ब्लड क्या आएगा ग्लोमेरुलस में? आने वाली चीज को मैंने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जहां से ब्लड इंटर हो रहा था वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है, तो क्या ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा? नो, नो, ठीक है? सो ग्लोमेरुलस में ब्लड ही आएगा तो जीएफआर कम होगा, ग्लोमेरुलस विल बिकम सैड, नॉट हैप्पी, सैड। तो कौन सी दो चीज़ें जो हैं वो एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करती हैं? कौन सी दो चीज़ें जो है वो एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करती हैं? तो वो है एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये जीएफआर को डिक्रीज करती हैं। सर आपके सारे एमसीक्यूज इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से हो गए, ठीक है? नाउ यू पीपल आर डैम क्लियर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि जीएफआर इंक्रीज कौन करेगा और डिक्रीज कौन करेगा और क्या मैक्सिमम होगा। डन? इजी? ओके जनाब। प्लीज नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाइएगा। Okay, sir. Next point is what? ENP is just like prostaglandin. एफरेंट की डायलेशन करवाता है डॉक्टर अनीश कुमार। Renin secretion is increased. It causes vasoconstriction by increasing the concentration of, ठीक है? रेनिन की secretion जो है वो increase हुई है तो vasoconstriction करवाता है by increasing the concentration of। तो डेफिनेटली रेनिन इंक्रीज हुआ है तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2, अभी भी एंजियोटेंसिन 2 मैंने क्या कहा था? एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है? पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर। तो जीएफआर को भी ये इंक्रीज क्या कर रहा होता है? ये ईफरेंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, ईफरेंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है? ईफरेंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। उसी तरह ये जो होता है ये पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है? तो रेनिन सेक्रेशन इंक्रीज हुई है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? एंजियोटेंसिन 2, ठीक। क्या कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है? और नहीं नहीं भाई नहीं, प्लीज नहीं,
अगर वो है भी तो उसको करेक्ट करो। वो इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, उसको करेक्ट करो। अगर फर्स्ट पॉइंट में दोनों लिखे हुए तो वो इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है, इफरेंट की नहीं करवाता, ठीक है। वरना तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम ही ना करे। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ने ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना होता है, तो अगर वो एफरेंट को भी रोक देगा तो हर चीज़ जो है जीएफआर भी कम हो जाएगा, हर चीज़ जो है वो तबाह हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, इफरेंट की कंस्ट्रक्शन करवाता है वो, ठीक है। वो टेबल की बात कर रहे हैं डॉक्टर तला, जो नेफ्रोलॉजी का फर्स्ट टेबल है ना, वहाँ पे पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट दोनों लिखा हुआ है। फर्स्ट चार्ट, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट चार्ट थर्ड लाइन, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में थर्ड लाइन, ठीक है। ANP अवामी नेशनल पार्टी, डॉक्टर आमिर कह रहे हैं, ठीक है जी। ओके सर, बाकी रेनिन वाला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है कि रेनिन जो है वो कहाँ से आता है। ये सारी बातें हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द ओनली थिंग विच आई वांट टू क्लियर हियर इज कि जब डिक्रीज रीनल परफ्यूजन होती है, सही है, तो डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, उसमें रेनिन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होती है और वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, सही है। सो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। सो सबसे ज़्यादा परफ्यूजन कब कम होगी? परफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा कम उस वक्त होती है जब रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस होता है, तो उसमें क्या होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सर मुझे खत्म हो रहा है, मैं पूछ लूँ इस सवाल? प्लीज पूछे, खत्म तो नहीं हो रहा, आप पूछे, हम तो पढ़ रहे हैं। सॉरी सर, मुझे लगा। अच्छा सर, इसमें ये है कि 103 पेज पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये मैंने अभी पढ़ा तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इंक्रीज रीनल सोडियम इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ड्यू टू डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स टू एब्जॉर्ब सोडियम। तो डिक्रीज कैपेसिटी क्यों होगा? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में तो बढ़ना चाहिए ना, तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा। एक सेकंड, अभी देख लेते हैं। अब पेशेंट एडमिट इन एंडोक्राइनोलॉजी, कौन सा पॉइंट है? अच्छा, increased renal sodium in hyperaldosteronism due to decreased capacity of renal tubules to absorb sodium. अच्छा, decreased capacity of renal tubules to absorb sodium. Increased renal sodium in hyperaldosteronism. hyperaldosteronism में increased renal sodium होगा, किस वजह से होगा? क्योंकि renal tubules जो होते हैं वो decreased capacity of renal tubules to absorb sodium. अभी तो मैंने आप लोगों को वो सारा बताया कि जो सर कैपेसिटी तो बढ़नी चाहिए ना एब्जॉर्प्शन की, ये मेरा मतलब है एल्डोस्टेरोन की वजह से। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इस तरह नहीं होता। मैं अभी बताता हूँ। बेसिकली इसमें वो जो आपको पैथोलॉजी वाले दोनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ऐड ऑन करवाए थे ना, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ना, सही है, वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, सही है। प्राइमरी में बेसिकली क्या होता है, आप गौर से सुने ये बातें, ठीक है, गौर से ये बातें सुने। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, सही है। जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है ना, वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। जो प्राइमरी था वो हमने डिस्कस किया, जो कोन सिंड्रोम होता है जिसमें एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसमें ड्यू टू सम ट्यूमर्स, जिस तरह एड्रीनल का कोई ट्यूमर हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ट्यूमर हो गया, तो उसमें क्या होगा, हाइपोकलीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन होगा, डिक्रीज रेनिन होगा, और जो सोडियम का लेवल है वो रिमेन्स नॉर्मल रहता है, सोडियम का लेवल रिमेन्स नॉर्मल रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, सोडियम का लेवल रिमेन नॉर्मल, ये बात अपने माइंड में रखनी है। व्हाट इज सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म? इसमें कोई इस्कीमिया हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, को कार्डियक फेलियर हो गया, तो इसमें क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज एल्डोस्टेरोन एंड अल्टीमेटली इंक्रीज रेनिन,
उधर मैंने क्या बोला था कि डिक्रीज रेनिन होता है, क्योंकि ऑल्दो आप लोगों को पता है कि जो सोडियम हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया वो रेनिन को इंक्रीज करता है, लेकिन वो उधर हाइपोनेट्रीमिया जो था प्राइमरी में वो हो रहा था ड्यू टू सम ट्यूमर। ठीक है, तो ये कुछ ना ऐसी बातें हैं, जिस तरह एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म हम लोगों ने किया, उसमें आपका जो एस्केप मैकेनिज्म की वजह से सोडियम का लेवल जो है वो मेन कांस्टेंट रहा। इधर इस ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पुअर रिकॉल है कि इधर उसको उसके लेवल की बात करनी चाहिए थी कि वो रिमेन्स नॉर्मल रह सकता है। रीनल टिब्यूल्स जो है वो तो अब्जॉर्ब कर रही होंगी सोडियम को एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से। ठीक है, सो रीनल टिब्यूल्स जो हैं वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रही होंगी एल्डोस्टेरोन की वजह से, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो सोडियम का लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? यहाँ पे डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ रीनल टिब्यूल्स टू रीअब्जॉर्ब सोडियम नहीं आना चाहिए, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ सोडियम, ठीक है, या स्लाइटली एलिवेटेड ड्यू टू एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। क्लियर है ये बात? जी सर, एस्केप वाला तो समझ आ गया था मुझे, बस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेम थोड़ी सी आगे पीछे है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्रीज कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में जो है वो रीनल टिब्यूल्स सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगी, लेकिन वो जितना सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगी वो किसी काम का नहीं होगा, उस तरह से डिक्रीज कैपेसिटी जरूर हो सकती है। जितना सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के कॉजेज बता दें, आपने जो भी बताए थे। उसमें सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किसी भी किडनी की बीमारी जिस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कोई हार्ट की बीमारी जिस तरह कार्डियक फेलियर है, कोई लीवर की बीमारी जिस तरह सिरोसिस है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक एक बीमारियां ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म करवा देती हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉजेज होती है ना, सेकेंडरी कोई डिजीजेस। ठीक है, हाँ जी, इश्कीमिया भी आ सकता। अच्छा, आज के लिए बस होगी। ये टोटल कितने पेजेस हैं? अगर हम लोग देखें तो ये टोटल पेजेस तो काफ़ी हैं एज फार एज नेफ्रोलॉजी इज कंसर्न। 2 3 4 5 6 7 पेजेस तो हैं भाई, अभी तो हमने थोड़ी सी चीज़ें की हैं। चलें ठीक है, ठीक है, बाकी कल कर रहे थे। चलें जी, थैंक यू। ओके जी, सुपर सैचुरेटेड। चलें जी, थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें। सीक्वेंस किस चीज़ का डॉक्टर मरियम, प्लीज़ आप पूछ लें, मुझे बताएं कौन सा सीक्वेंस, प्लीज़ डॉक्टर मरियम। किस चीज़ का सीक्वेंस? रीनल परफ्यूजन इंक्रीज रेनिन वाला। मुझे समझ नहीं आई कि इसमें आप क्या सीक्वेंस पूछ रही हैं। जब रीनल स्टेनोसिस होगा, रीनल परफ्यूजन कम होगी तो रेनिन का लेवल इंक्रीज होगा। इसमें सीक्वेंस क्या आप पूछना चाह रही हैं? रीनल परफ्यूजन डिक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज रेनिन या इंक्रीज एंजियोटेंसिन?
अच्छा, रीनल परफ्यूजन है, डिक्रीज ब्लड फ्लो है, तो देयर विल बी इंक्रीज रेनिन, क्योंकि डायरेक्टली रेनिन जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है ना, ठीक है। तो पहले रेनिन इंक्रीज होगा, देन इट विल लीड्स टू इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि इसी तरतीब से हर चीज़ आती है। इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं उसमें H प्लस आयंस जो है वो एक्सक्रीट होता है, और बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब होगा, तो फिर अल्कलोसिस कैसे होगा? मैंने तो कोई बाइकार्ब को रीअब्सॉर्ब नहीं करवाया। मैंने कोई वर्ड बोला है कि बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब होगा? मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो सिंपल एल्डोस्टेरोन का फंक्शन बता रहा था। एल्डोस्टेरोन बाइकार्ब को तो रीअब्सॉर्ब नहीं करवाता। हम उधर एग्जैक्टली इंटरकलेटेड सेल्स को नहीं पढ़ रहे थे, हम एल्डोस्टेरोन का एक्शन और इंटरकलेटेड सेल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब हम एल्डोस्टेरोन का एक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें देयर इज नो बाइकार्ब, ठीक है, इस वजह से एल्कलोसिस है। सर ये एक और भी है, इसके नीचे जो ब्लू उसमें लिखा हुआ है ना डब्बे में नोट, तो उसमें एक लिखा हुआ है कि दिस शुड इंटरप्ट, ये इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो के बाद efferent sympathetic communication between brain and renal arteries reducing muscular contraction। तो ये efferent arterioles की contraction reduce कर रहे हैं, जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि increase renal blood flow। तो efferent तो जब contract होता है तो decrease होता है ना? नहीं, बात नहीं है। नहीं, हाँ क्योंकि तो यूजिंग जीएफआर विद ब्लड फ्लो, ठीक है। जीएफआर जो है रीनल ब्लड फ्लो और चीज़ है, जीएफआर और चीज़ है। रीनल ब्लड फ्लो होता है कि कितना दोनों किडनीज में पर मिनट में ब्लड जा रहा है, डेट इज 1200 ml रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। अच्छा, और ये जो 1200 ml है इसमें से कितना जो है वो प्लाज्मा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। आउट ऑफ दैट रीनल प्लाज्मा फ्लो वो 625 ml था, कितना फिल्टर हो रहा है वो होता है जीएफआर। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि कितना फिल्टर हो रहा है और कितना ब्लड आ रहा है। जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड फ्लो होता है, और जो फिल्टर हो रहा है वो जीएफआर होता है। मुझे तो लगता है मुझे पहले आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि ब्लड जो आ रहा है वो ब्लड फ्लो है, जो फिल्टर हो रहा है वो जीएफआर है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन थे? लास्ट कनेक्शन जस्ट अबाउट फॉस्फेट। फॉस्फेट को फॉस्फेट रैशिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। सर प्लीज सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, अल्लाह अकबर। अच्छा चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि व्हाट इज अब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन। कोई चीज़ ब्लड से अब्जॉर्ब हो रही है तो वो अब्जॉर्प्शन है, अगर किडनीज में दोबारा अब्जॉर्ब हो रही है तो वो रीअब्जॉर्प्शन है। ये बात तो समझ आ गई, ये बात तो समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज secretion एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जबकि सिक्रीशन होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी। एक सब्सटेंस है उसको आप बॉडी के अंदर ही मूव करवाओ तो वो सक्रीट हो गया, वो क्या हो गया? सक्रीट हो गया, ठीक है। और अगर वो बॉडी से आप आउट करवा दो तो वो एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। ठीक है, मैं तो ख़त्म कर चुका हूँ, हमने कर लिया है। अभी आप लोगों की मैं क्यूरीज ले रहा हूँ, जिनका जो क्वेश्चन है वो जवाब दे रहा हूँ, जिन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है जी। प्रिंसिपल सेल्स और इंटीग्रेटेड सेल्स का क्या काम है? देखिए जी, प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं, मैंने आप लोगों को हार्मोन्स पढ़ाए हैं, सेल्स नहीं पढ़ाए, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते? मुझे बस इतना बता दो कि आप लोग क्यों नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते?
खुदा के वास्ते वो जो चीज़ें मैं भेजता हूँ 2 लेक्चर्स से वो सुनो, आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पीसीटी पे क्या हो रहा है, डीसीटी पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट। चलें जी, थैंक यू, बहुत हो गया, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।